की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल के आईपीओ की तैयारी की जा रही है। सारी आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स अब हमारे हाथ में हैं। फ्राइडे से, इस हफ्ते शुक्रवार से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। 21 से 23 रुपए का प्राइस बैंड और कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए 1071 करोड़ रुपए भारत कोकिंग कोल के जुटाने की तैयारी। और सीएनबीसी आवाज पे इस समय भारत कोकिंग कोल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार अग्रवाल सर और साथ साथ कोल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस मुकेश अग्रवाल सर दोनों जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। मनोज सर, पहले जरा बिजनेस, मैं पढ़ रहा था आपके आरएचपी में कोल इंडिया की सब्सिडरी, झारखंड पश्चिम बंगाल में कोल फील्ड्स, 34 ऑपरेशनल माइंस का नेटवर्क। क्या टोटल रिजर्व्स हैं, कितने प्रूवन रिजर्व्स हैं, एनुअली हम कितना माइन करते हैं, अगर आसान शब्दों में धंधा समझना हो भारत कोकिंग कोल का सर? देखिए, भारत कोकिंग कोल देश की सबसे पुरानी सब्सिडरी है। हाँ। और इसमें जैसा कि नाम ही बताता है कोकिंग कोल, तो हम देश में सबसे बड़े कोकिंग कोल के उत्पादक हैं और हम देश के कोकिंग कोल प्रोडक्शन का 58.5% उत्पादन करते हैं। और आपको मालूम है कि कोकिंग कोल का क्या इम्पोर्टेंस है। ये वाशरी के थ्रू वॉश करके एस परसेंटेज कम करके स्टील इंडस्ट्री को जाता है। तो एक तो हमारा कोकिंग कोल प्रोडक्शन अभी जैसे कि 40.5 मिलियन टनी पर चल रहा है उत्पादन, और ये आगे जा करके 29-30 तक लगभग 54 मिलियन हो जाएगा। साथ ही साथ कोयले के उत्पादन में वृद्धि के साथ हमारे वाशरी जो है, अभी 5 वाशरी हैं, 13.65 मिलियन टन ये हैंडल करते हैं। यह भी 29-30 तक जब 54 मिलियन टन हमारा उत्पादन होगा तो डबल होकर के अराउंड 28-29 मिलियन टन वॉशिंग कैपेसिटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ेगा, वॉशिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और लगभग 10 मिलियन टन, जो अभी हम 2 मिलियन के लगभग भेज पा रहे हैं स्टील इंडस्ट्रीज को, वो वहाँ पर क्लीन कोल मिलेगा और उससे इंपोर्ट जो हम करते हैं उसमें थोड़ा सा कमी आएगी। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में भी हमारा पूर्ण सहयोग और पूर्ण योगदान कंट्री के लिए रहेगा। और आपने जो रिजर्व की बात पूछी, तो रिजर्व हमारा कोकिंग कोल का 7.9 बिलियन टनी, लगभग 8 बिलियन टनी है। और ये 8 बिलियन टनी हमारा एनुअल उत्पादन से आप अगर इसको रिलेट करेंगे तो ये लगभग 100 साल से ऊपर 150 साल तक जाएगा। यानी हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं या जो भी जानकार हैं कोयले के, वो समझ सकते हैं कि उत्पादन हेतु कोयले के रिजर्व की कोई कमी नहीं है। उत्पादन बढ़ेगा और साथ साथ वॉशिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को इसका लाभ मिलेगा, देश को लाभ मिलेगा ना। वो ठीक है, आपका आरएचपी कह भी रहा था कि रिकॉर्ड कोकिंग कोल प्रोडक्शन चल रहा है इस समय भारत कोकिंग कोल में। अच्छा, कोकिंग कोल या मेटलर्जिकल कोल, आसान शब्दों में ज्यादा कार्बन कंटेंट तो ज्यादा महंगा बाजार में मिलता है। तो फिर मनोज सर, ये हमारे रियलाइजेशन वीजा वी कोल इंडिया कंसोलिडेटेड रियलाइजेशन के सामने कैसे पैन होते हैं? ये भारत कोकिंग कोल के रियलाइजेशन कहां पे खड़े हुए हैं? भारत कोकिंग कोल की एवरेज रियलाइजेशन जो आती है वो करीब 3200 से 3300 रुपए पर टन आती है, जबकि पावर कोल की रियलाइजेशन करीब 2000 रुपए पर टन की आती है। ओके। अच्छा मुकेश सर, आपका भी स्वागत है। एक कोल इंडिया के शेयर धारक तो आपसे सवाल पूछेंगे कि हमारा क्या फायदा है जब भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग हो रही है। एक तो अगर मैं शेयर धारक हूं तो मैं शायद शेयर होल्डर कोटा में भी पैसा डाल सकता हूं, तो ज्यादा ऑप्शंस हो गए मेरे पास, ज्यादा विकल्प हो गए और ज्यादा बेहतर चांसेस हो गए अलॉटमेंट के। लेकिन उसके अलावा क्या इस आम की लिस्टिंग से शेयरधारकों का क्या फायदा होगा? ये जो रकम जुटा रहे हैं इंटायरली ऑफ ऑफ अ सेल है, यानी पूरा पैसा कोल इंडिया के पास जा रहा होगा। उस रकम का इस्तेमाल आप लोग क्या कर रहे होगे? जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। ये एक बहुत सही जिज्ञासा होनी चाहिए कि भारत कोकिंग कोल का लिस्टिंग हम क्यों करा रहे हैं। भारत कोकिंग कोल, जैसा कि नाम बता रहा है, सेमडी साहब ने भी बताया कि कोकिंग कोल बनाती है।
जबकि कोल इंडिया की और सभी कंपनियां जो है नॉन कोकिंग कोल बनाती हैं। तो कोकिंग कोल की जो वैल्यू है वो कोल इंडिया में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो अब कोकिंग कोल की वैल्यू को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करने के लिए जब हम उसको लिस्ट कर देंगे तो जो भी शेयर होल्डर होंगे तो भारत कोकिंग कोल की जो वैल्यू बढ़ेगी और जो उसका रिजर्व बढ़ेगा उससे उनको जो है डायरेक्ट फायदा मिलेगा। एक बात तो ये हो गई पहली। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि ये जो 1071 करोड़ रुपए आएंगे इसको क्या करेंगे। 1071 करोड़ रुपए जो है ये कोल इंडिया की जो विस्तार योजनाएं चल रही हैं उनमें उपयोग किया जाएगा। कोल इंडिया ने अपनी 3-4 नई विस्तार योजनाएं क्षेत्रों में कदम रखा है, उसमें ये पैसा यूज किया जाएगा। तो पता है मुकेश सर, मेरी जिज्ञासा का पार्ट 2 ये था कि हालांकि कोल इंडिया के साइज के हिसाब से 1071 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है, लेकिन हम शेयरधारक एक्सपेक्ट करते कहीं आप कुछ अतिरिक्त डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड डोल आउट कर देते, लेकिन आपने क्लियर कर दिया है कोल इंडिया के करंट केपेक्स में इस रकम का इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा मनोज सर, आरएचपी में फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ रहा था तो एक अपडेट ये था कि कोल का प्रोडक्शन आपने दिया था इस छमाही का वर्सेस लास्ट छमाही का। तो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही है, कोल का प्रोडक्शन 17.5% गिरा है, क्यों सर? हाँ, ये इसका टेक्निकल रीजन ये है कि हमारा कोयला प्रोडक्शन और कोल इंडस्ट्री जो इन्वायरमेंट होता है, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं और बहुत सारे, तो मानसून इस बार पिछले बार की तुलना में पिछले बार लगभग 1700 mm पड़ा था पानी, इस बार 2200 mm से ज़्यादा पड़ा है। तो 17.5% जो गिरा है, अगर उसको उस तरह से तुलना करेंगे तो जो वर्षा हुई है वो लगभग 40% ज़्यादा हुई है पिछले बार से। और ओपन कास्ट माइंस के लिए पानी अगर पड़ने से ज़्यादा, मानसून रेनफॉल ज़्यादा होने से डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे पड़ता है। मुख्य रीजन कम होने का प्रोडक्शन हमारा ये हेवी मानसून ही है ना, और लग भी रहा था मुझे, मैंने फिर भी आपसे पूछना चाहा कि इस छमाही में क्यों प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ था। पर मनोज सर, इसी को मैं फाइनेंशियल की तरफ मूव जब करता हूं तो छमाही के नतीजों में आय गिरी उसी अनुपात पे 17% के आसपास, लेकिन पिछला साल FY25 में भी FY24 के मुकाबले आय 3% के आसपास गिरी ही थी। तो वो थोड़ा सा ग्राफ गिर रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी पे एक तगड़ा डेंट है ऑफ लेट। इस फाइनेंशियल्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? देखिए 23-24 एक एक्सेप्शनल ईयर था जिस समय कोल की प्राइसेस बहुत ऊपर चल रही थी। अच्छा, उस पे ई ऑक्शन प्रीमियम काफी अच्छा आ रहा था और उस समय पे आपका जो इंडोनेशियन कोल और ऑस्ट्रेलियन कोल था वो भी काफी महंगा चल रहा था, जो कि 24-25 में ई ऑक्शन प्राइस भी कम हुआ और इम्पोर्टेड कोल की भी प्राइस कम हुई। ये दोनों कारण थे जिसकी वजह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स हैज बीन लिटिल बिट डिक्लाइन इन कंपैरिजन टू 23-24। एंड होपफुली, मुकेश सर आप फाइनेंशियल जवाब दे रहे हो तो आप ही से पूछता हूं, होपफुली फिर ये ट्रेंड आगे चलते हुए अरेस्ट होगा, वापस ग्रोथ लॉटरी होगी। दूसरा, एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा अब तक बोरोइंग्स निल थी, आरएचपी मेंशन करता है, लेकिन इस साल की पहली छमाही में बोरोइंग्स एकदम से स्पाइक अप होकर 1550 करोड़ रुपए दिखा रही है आउटस्टैंडिंग। ऊपर से 6 महीने के टोटल रिसीवेबल्स भी बढ़ के 2200 करोड़ रुपए के आसपास आ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था, ऐसा तो है नहीं सिस्टम में या भारत कोकिंग कोल में कुछ स्ट्रेस बढ़ रहा हो ऑफ लेट, ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि बोरोइंग्स नहीं बढ़ रही हैं, जो पहले थी बोरोइंग्स उसी पे है। रिसीवेबल थोड़े बढ़े थे जिसकी वजह से थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल लिमिट लेनी पड़ी हुई है, और ये जो वर्किंग कैपिटल हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी उसकी वजह थी कि जो कुछ हमारे उपभोक्ता थे जिन्होंने कि कोयले का पैसा नहीं दे पाए थे, जो आगे की समय में आ रहा है पैसा, वो जैसे जैसे आता जाएगा वर्किंग कैपिटल वापस करते चलेंगे। और अभी तो हमारा कैश जनरेशन और भी बढ़ गया है जीएसटी 2.0 के रोल आउट होने के बाद से। अभी भी कंपनी में 31 दिसंबर को 600 करोड़ रुपए कैश अवेलेबल है। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेलरेट कर दी है टाइमलाइन कोल इंडिया की सारी सब्सिडरीज की लिस्टिंग की। वो डायरेक्टिव्स हैं कि पूरा प्रोसेस 8 सब्सिडरीज की लिस्टिंग का 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाए। मेरे ख्याल से अगली का टाइमलाइन आप लोग जो शायद लेके चल रहे हो मार्च 2026 की बात हुई थी।
क्या अपडेट है वो सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट को लेकर? वो ड्राफ्ट पेपर्स सेबी पे रख दिए गए थे, उसके बाद से किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? वी आर ट्राइंग कि CMPDI जो कि हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, उसको भी अब भारत कोकिंग कोल के बाद जल्दी से जल्दी लिस्ट कराने की कोशिश करेंगे। पता है मुकेश सर, आपने बात सही करी थी। अब लंबे समय से अब तक जो था सारा मूल्यांकन सब कुछ कोल इंडिया में था, एक वन जायंट एंटिटी के तौर पे नजर आती थी। ये BCCL अगर सेपरेटली लिस्ट हुआ तो स्पेसिफिक हायर वैल्यूएशंस कोकिंग कोल बिजनेस को जा रहे होंगे, ये बिल्कुल सही है। और फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग हो रही होगी कोल इंडिया में। इवेंचुअली ये मेरा मानना सही है क्या, कोल इंडिया सिर्फ एक महज 2030 तक आते आते सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे नजर आएगी? नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक नए सिरे से मूल्यांकन करने की जरूरत है। हाँ। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती जा रही है और सब चीजें आती जा रही है, तो उसको देखते हुए कोल इंडिया ने अपने और भी विस्तारीकरण की किया हुआ है। कोल इंडिया माइनिंग क्रिटिकल मिनरल में जा रही है। कोल इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें फ्लोरे में आ चुकी है। उसके बाद कोल टू गैस जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो नेशनल कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उस पे काम कर रही है। तो कोल इंडिया अपने बैलेंस शीट पे भी नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। वो केवल एक होल्डिंग कंपनी की तरह नहीं, एक खुद कंपनी में की तरह से उभर के आएगी। तो ये जो हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत लिस्टिंग, ये सब जो इतने बड़े बिग टिकट्स के हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का हमने कैपेक्स अगले 5 साल के लिए रखा है, तो उसकी इक्विटी भी लेके आने का हम प्रयास कर रहे हैं इसके थ्रू। सर एक आखिरी सवाल, जब मैं अब आपने प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया, अपर बैंड है 23 रुपए का। अगर मैं FY25 के EPS से मूल्यांकन करूं तो ठीक है, कोल इंडिया की करंट वैल्यूएशन के आसपास, लेकिन जब छमाई को एनालाइज करता हूं तो बड़ा महंगा लगने लगता है IPO। पर इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि ये ऑफलेट जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई सिर्फ मॉनसून रिलेटेड थी, ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, यहां से ग्रोथ, यहां से पुरानी ट्रेजेक्टरी पे मोमेंटम मनोज सर लौट रहा होगा, ऐसा मान के चलूं? हाँ बिल्कुल, ये अब हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आगे बढ़ता ही रहेगा। और ये एक बहुत ही पुरानी और इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, और इसके चलते इसमें 1 साल 6 महीना 9 महीना का मूल्यांकन के आधार पर अस्थायी रूप से चलना ठीक नहीं है। और ये इसका देखे होंगे पिछले 3-4 साल से ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कुछ विशेष स्थिति में कुछ माइनिंग कंडीशन, कुछ मानसून, कुछ बाजार के भाव आदि से ये बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन लंबे समय तक इसका प्रगति इसकी स्थायी रूप से चलती रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि कोयले के रिजर्व में भी कोई कमी नहीं है, वाशरीज भी बढ़ रहे हैं और उत्पादन क्वालिटी कोल का भी बढ़ते जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि प्रगति में कहीं कोई रुकावट आएगी। परफेक्ट, आउटलुक बढ़िया है। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, मनोज सर, मुकेश सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, और बेस्ट विशेस इस प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग के लिए।